Hey everyone, welcome back to Better Call Call. Another episode, another day, and Siddharth Call is with us. Siddharth भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आप सुनाओ, आप कैसे हो? होपफुली आप लोगों बस को मजा आ रहा होगा आईपीएल देख अरे के। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। विनम्र और ऋषित भी मेरे साथ हैं। गाइस जी। मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यार, एक तो मैं इस डे का वेट करता हूँ कि सिद्धार्थ भाई से बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक तो एज अ एक्सपर्ट हमें बताते हैं कि क्या डीप एनालिसिस होती है टीम के बारे में और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। तो इस दिन का वेट रहता है मेरे को वीक में। बहुत मजा आ रहा है जेन्युइनली। आईपीएल फन हो रहा है और ऑब्वियसली सिद्धार्थ भाई के साथ बात करने में भी बहुत मजा आ रहा है। तो अभी तक तो हाँ, बढ़िया चल रहा है सब। मजा तो आ रहा है, सही बात है। और आईपीएल में भी थोड़ा मजा आने लग गया, कुछ कुछ अच्छे अच्छे मैचेस देखने को मिल जाते हैं। तो मजा जो नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, अब थोड़ा आने लग गया। और क्वेश्चंस भी आजकल बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं लोगों से। और अब और लोगों ने ना थोड़ा कि जैसे जैसे आईपीएल बढ़ रहा है तो और सवाल बन रहे हैं लोगों के पास नए नए, और बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। मोहित फ्रॉम पानीपत, मेरी सिटी से आया, एक कोई नोन होगा। विच अनकैप्ड इंडियन प्लेयर फ्रॉम दिस सीजन यू थिंक कैन रिप्रेजेंट इंडिया सून? आई थिंक सो मैनी दे बहुत सारे बच्चे हैं जो कर सकते हैं रिप्रेजेंट। पर उनका डोमेस्टिक सीजन कैसा जाता है या फिर इंडिया ए के लिए सिलेक्शन होती है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि जब आप देखेंगे ईशान किशन, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ये सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, इन सब ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा करते आए हैं। और प्लस अपना जब वो इंडिया ए के लिए सिलेक्ट होते थे या कोई टूर अब्रॉड खेलने जाते था एज ए इंडिया ए, तो वो वहां पे जाके वो परफॉर्म करते थे, तो वो इम्पैक्ट दे पाएंगे। तो जैसे आपने कल एक 2 दिन पहले किंग्स पंजाब के ओपनर आर्यन ने करे ओपनिंग बैटिंग बहुत अच्छे, 100 रन बनाया। एज अ बॉलर बहुत सारे आने वाले फ्यूचर में है कि जो पिक हो सकते हैं इंडियन टीम के लिए, क्योंकि इंडियन टीम अब नए यंगस्टर्स को लेके एक बिल्डअप बनाना चाहती है अगले 10 साल के लिए। क्योंकि सीनियर्स जितने हो सकते हैं वो धीरे धीरे रिटायरमेंट ले सकते हैं मेरे हिसाब से। तो जब वो सीनियर्स रिटायरमेंट लेंगे तो वो फिलअप शू करने के लिए वो यंगस्टर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। भाई बिल्कुल वो सही बात बोली। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात बोली आपने सिद्धार्थ भाई, बिल्कुल। क्योंकि आजकल देख रहे हैं यंगस्टर, जैसे हम प्रियांश आर्या की बात कर रहे थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, बट इन्होंने डीपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी एंड द वे ही इज बैटेड। अगर प्रियांश आर्या के बारे में अगर आपने थोड़ा नोटिस किया होगा, क्या उन्हें थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है? आई थिंक सो जो सबसे बड़ी चीज जो पहले हमारे पुराने प्लेयर्स, मतलब पुराने प्लेयर्स नहीं, मतलब अगर एरा ऑफ 90s ले लें या फिर 80s ले लें, तो हम शॉर्ट बॉल्स पे बड़ा डरते थे। हमें ये कहते थे कोई भी फॉरेनर्स आते थे वो कहते छोटी बॉल मारो तो आउट हो जाएंगे। पर आपने ये देखा होगा विद इन द स्पैम ऑफ जब जब सचिन सर आए और धीरे धीरे राहुल द्रविड़ सर, सौरव गांगुली सर, इन्होंने वो ऑरा चेंज करना स्टार्ट करा की वे ऑफ प्लेइंग। तो धीरे धीरे वो फास्ट बॉलर से कम डरने लग गए। फिर विराट है, विराट टोटली एग्रेसिव हो गया फास्ट बॉलर्स पे, कैसे डोमिनेट करना है उनको ओवरसीज जाके, खासकर ओवरसीज जाके वो चीज आई। तो वो जब आप देखते हो कि अपने रोल मॉडल्स को देखते हो कि वो ऐसे प्रेप कर रहे हैं और ऐसे अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं डे बाय डे अपनी स्पोर्ट्स में, तो वो चीज बहुत इन्वॉल्व करती है और एक प्रोत्साहन डेवलप करती है यंगस्टर में कि मैं भी वो चीज डेवलप करूं और मैं भी उस लेवल पे पहुंच सकूं। तो मेरे हिसाब से प्रियांश के पास सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि वो छोटी बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं और बैकफुट पे बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो। बिल्कुल यार, जिससे बैटिंग करी थी लोग ये बोल रहे थे कि सना जयसूर्या की याद दिला दी। ऐसे इन्होंने भी बिल्कुल। एक सेंचुरी मारी थी सीएसके के अगेंस्ट। बट ये क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल हैदराबाद की साइड से, आपकी फेवरेट सिटी, सेकंड फेवरेट सिटी। रोहित जी। का ये क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं कि आजकल बॉलर्स के लिए मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं जैसे उनके बहुत सारे रन्स पड़ जाते हैं। यश दयाल हम्म। का एग्जांपल लेते हैं कि उन्हें 5 छक्के पड़ गए थे और उसके बाद हम्म। उनकी थोड़ी सी डिप्रेशन में चले गए, तबीयत खराब हो गई। हम्म। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट मेंटल हेल्थ इन टुडेज टाइम फॉर क्रिकेटर्स एंड स्पेशली बॉलर्स? मेरे हिसाब से यार वो हर प्लेयर के लिए बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ। क्योंकि क्या रहता है कि फैंस आपको चढ़ाते भी है, आपको उतारते भी है, सबसे बड़ी चीज।
पर मेरा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आपने ये देखना जरूरी है कि आपको ये पता है वो लड़के ने क्या मेहनत करते आए पीछे से, 1 साल से, 2 साल से या 10 सालों से अपने क्रिकेट में। आप लोगों ने वो चीज नहीं देखी होती, आप एक मैच से किसी को जज कर देते हैं कि ये ऐसा प्लेयर है, ये वैसा प्लेयर है। अगर आप उस टीम के फैन है तो आप उसके सपोर्ट में हो जाते हैं, अगर आप उसके फैन नहीं है तो आप उसको दुनिया भर की अब शब्द यूज करके बोलते हैं, आप ट्रोल करते हो उसको, सब कुछ करते हैं। पर मेरा इंपॉर्टेंट ये है कि एज अ प्लेयर, एज अ बीइंग इनटू दैट स्पोर्ट्स, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, तो फैमिली भी मेरी स्पोर्ट्समैन रह चुकी है, तो मेरा ये मानना है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आसपास वाले जितने भी कोचेस हो, जितने भी स्पोर्ट्स स्टाफ हो, जितने भी हेल्प कर रहे हो, उनको ये बात करना बहुत जरूरी है कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी चल रही है, पिछले इतने सालों में उसने क्या झेला है, और आजकल जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो वो क्या झेल रहा है। क्या उसको सोशल मीडिया ट्रॉमा में जा रहा है, क्या वो जो उसके आसपास लोग हैं वो उसको ट्रॉमा में लेके जा रहे हैं, क्या वो अपने आप से ही सेल्फ डाउट करने लग गया, वो ट्रॉमा जा रहा है। तो ये चीज जब तक आपके एक मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो होते हैं वो नहीं होते आपके साथ, तो आप बड़ा ज्यादा, जो आजकल सबसे बड़ा एक कहे जो यंगस्टर या फिर किसी भी यूथ में और मे बी आजकल की जनरेशन में है कि यार स्ट्रेस में बहुत हो रहा है, यार मैं डिप्रेशन में बहुत जा रहा हूँ, तो वो चीज खुद पे खुद डेवलप भी करते हैं कई लोग, और कई कई बारी आसपास वाले लोग भी डेवलप करते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर होना कोई बीमारी नहीं है, वो एक आपको बेटर पर्सन निकालने के लिए कि आपके जो थॉट प्रोसेस है, जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो ही जा रहे हैं बार बार, उसको हटाने के लिए आपको एक बंदा होना चाहिए जो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग देखना चाह रहा है, ना कि ये देखना चाह रहा है कि ये बंदा इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, ये बंदा इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो उस तरीके से नहीं वो बात करता, वो ऐसे बात करता है कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग, ही विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, ही विल गिव यू अ राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स रेदर देन डिस्क्रिप्शंस ऑफ मेडिसिन जो नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हाउ यू रिलेट द थिंग्स इन अ गुड मैनर, और उससे उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्लियर होने लग जाता है। उसको कुछ एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेंटल टफनेस की कुछ एक्सरसाइज, खुद सेल्फ बॉडी अवेयरनेस की एक्सरसाइज, वो चीजें होती है रेदर देन दोज थिंग्स व्हाट वी कॉल्ड कि यार अगर डॉक्टर आ गया मेंटल है तो ये तो पागल हो गया। वो चीज नहीं है भाई, पागल नहीं होता कोई। पागल खाने के लिए पागल खाना है, वहां जा सकते हो आप, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो पागल खाने में, पर जो बेवकूफ होता है उसके लिए बेवकूफ खाना नहीं बना। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि मेंटल हेल्थ के लिए जो भी डॉक्टर आपके साथ होते हैं वो आपके बेटरमेंट ऑफ एज अ करेक्टर बनाने के लिए होते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करेक्टर की आप जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसे हो तो उसमें से कैसे निकलना है वो चीज आपको सिखाते हैं, ना कि आपको ये बताते हैं कि ये मेडिसिन खा लो, ये चीज खा लो। तो जो क्वेश्चन है कि मॉडर्न एरा में या फिर पीछे भी जो क्रिकेटर्स गए हैं, जो कई लोगों ने मेंटल स्टफनेस के लिए अपने कोचेस हायर करे हैं बहुत सारे, जितने भी ओलंपिक्स आपने देखे होंगे उसमें डॉक्टर्स होते हैं ये सारे। तो वो क्या होते हैं कि आपकी गेम इंप्रूव कर सके, ना कि आपकी हेल्थ के लिए कुछ होता है कि आपको कोई मेडिसिन दी जाए या ये दी जाए। वो स्ट्रॉन्ग करते हैं आपके माइंडसेट को, और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कई डाउट्स जो बैठ गए होते हैं उसको क्लियर करने के लिए होते हैं वो। तो क्या आईपीएल टीम्स के साथ भी ट्रैवल करते हैं ये डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, जो प्लेयर्स को थोड़ा सा दिखा सके कि क्या वे है इसको डील करने का? डेफिनेटली, मैं अभी तक तो 2-3 टीमों में, 4 टीमों में हुआ हूँ। तो 4 टीमों में से एक जो टीम में जिसमें मैंने वो चीज अपने मतलब महसूस करी और जो सीखा, उससे पहले तो मेरे खुद के ही मेंटल टफनेस कोच रह चुके हैं डॉक्टर भट्टाचार्य जी, जो चंडीगढ़ में रहते हैं। अभिनव बिंद्रा के साथ वो रह चुके हैं ओलंपिक टाइम में जब वो गोल्ड जीते थे, तो उनके टफनेस के कोच है। और मेरे साथ आरसीबी में थे, एक मैम थे जो हेल्प करते थे हमें आके, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है 1-to-1 टॉक होती थी हर प्लेयर से, ना कि एक ही कोई गिने चुने प्लेयरों के साथ।
तो हर प्लेयर से बातचीत होती थी और देन ही गिव द फीडबैक टू द मैनेजमेंट, हाउ दिस गाय इज फीलिंग, हाउ दिस गाय इज नॉट फीलिंग। तो ये सारी चीजें चलती रहती थी। और मेरे ख्याल से अब राजस्थान रॉयल के पास भी है, मतलब काफी टीमों के साथ है जो मैंने सुना है। बाकी आई डोंट नो येट कि और किस टीम के साथ है। सिद्धार्थ भाई थैंक यू। ये तो एक्चुअली पहले आपको इस चीज़ के लिए थैंक यू, आपने इतना इंपॉर्टेंट मैसेज दिया आने वाले जनरेशन्स के लिए भी अबाउट मेंटल हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था आपका। अगला क्वेश्चन है सौरभ का फ्रॉम झांसी, जो पूछना चाह रहे हैं कि इस सीजन किस टीम ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया एंड व्हाई? मेरे हिसाब से यार सबसे ज्यादा इम्प्रेस तो नहीं मैं कह सकता, पर मेरे को जो बिलीव था कि एक तो अ, अपने किंग्स इलेवन, जो सबसे ज्यादा मतलब इतने सालों में, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता था पर वो मैनेज नहीं कर पाते थे, पर वो मेरे को एक लगा। एक मेरे को जो लगा आरसीबी, जो मेरे को ऐसा व्यूअर आई विल से कि दे आर पिकिंग राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, विच यू कैन थिंक कि प्रीवियसली जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें जो उनके डोमेस्टिक प्लेयर है वो आउटकम परफॉर्म करके आए, rather than डिपेंडिंग ऑन द बिग नेम्स। विराट तो डेफिनेटली करेगा, वो तो पता ही है, इतने सालों से वो करता आ रहा है और हमेशा ही करता आया है आरसीबी के लिए, तो वो तो करेगा ही। तो पर मेरे को ऐसा फील होता है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स की जो कमी होती थी, तो वो राइट वे में पिक हुए और राइट टाइम पे राइट परफॉर्मेंस हो रही है। और दूसरी चीज प्लस पॉइंट क्या हुआ आरसीबी का, कि दिनेश भाई उस टीम के एज अ मेंटोर बने हैं। क्योंकि दिनेश भाई का प्लस पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिनेश भाई डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेले, उन्होंने इन एंड आउट देखा है कौन सा प्लेयर कब क्या परफॉर्म करता है और कैसे यूटिलाइज हुआ है। तो उन्होंने खुद भी खेला है उनके अगेंस्ट और उनके साथ भी। तो जब उस सर्किट में बंदा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुआ हो या फिर खेला हो, तो वो चीज बहुत ज्यादा इजिली ट्रांसफॉर्म कर सकता है दूसरे मैनेजमेंट को, जो यहाँ पे क्रिकेट को नहीं इतना देख पाती। तो वो चीज मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहा है। सिद्धार्थ भाई, एक क्वेश्चन है अर्पित फ्रॉम सतारा। उनका है कि हाउ डू यू सी मोहम्मद सिराज परफॉर्मेंस एज अ फास्ट बॉलर? कैन यू ब्रेक इट डाउन व्हाट डिफरेंट ही इज डूइंग व्हिच इज मेकिंग हिम सो लीथल? और देख भी रहे हैं, मतलब यार मोहम्मद सिराज गजब की बॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा पॉइंट क्या रहता है कि व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग, कि मतलब आप बहुत सारी क्रिकेट खेल रहे होते हो, तो आपकी बॉडी एक पैटर्न में सेट हो जाती है कि मेरे को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो अब क्या हुआ है कि जब उसको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं सिलेक्ट किया गया, उससे पहले एक और सीरीज हुई थी उसमें नहीं वो सिलेक्ट था, तो उसको एक गैप मिला कि अपनी बॉडी पे वर्क करने का, एक बॉडी को रेस्ट मिला कि जो इतना ज्यादा क्रिकेट चल रहा था उसका वो रेस्ट मिला। कट टू उसको सबसे बड़ी चीज अपनी जो आमरी है उसमें और कुछ इन्वॉल्वमेंट करने का मौका मिला। तीसरी चीज आशु भैया उसको मिले। आशु भैया का एक चीज बहुत रहता है कि वो बेसिक्स पे बहुत स्ट्रांग करते हैं हर प्लेयर को। तो आशु भैया का मिलने के, आशीष नेहरा की बात कर रहा हूँ, तो जी। आशु भैया का मिलने से ये चीज एक, जैसे कहते हैं ना कि एक सोने को सुनहरे की जरूरत होती है, तो वो चीज मेरे को फील होता है कि एज अ फास्ट बॉलर आशु भैया एक बहुत बड़े एक मतलब तगड़े आर्टिस्ट है कि जो आपको, अगर आप में इतनी क्वालिटी नहीं होगी फिर भी आपको कुछ ना कुछ बना के दे देंगे। क्योंकि मैं उनके साथ एज अ 2016-17 में भी उनके साथ था आईपीएल में, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनसे मिल चुका हूँ। तो मतलब उनके साथ एक ब्रदर बॉन्ड रह चुका है, अभी भी मेरी कभी कभार बात हो जाती है। तो मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि आशु भैया के साथ इन्वॉल्व होने के बाद सिराज को बहुत चीजें अपनी डेवलप, मतलब बेटर होने के लिए दिखने लगी थी कि कैसे कैसे चीजें और डेवलप कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि
जब आपको रेस्ट पीरियड से मिलता है, जब आप बॉडी में आपकी स्ट्रेंथनिंग आ जाती है, आपको वीक पॉइंट्स अगर कुछ होते हैं जो आपके फायर नहीं कर रहे होते, कभी कभार आपका ग्लूट नहीं फायर कर रहा होता, कभी कभार आपके हैमस्ट्रिंग इतने वीक हो जाते हैं खेल खेल के, कभी कभार आपकी बैक हो जाती है, शोल्डर हो जाते हैं, जो मेजर पार्ट है एज अ फास्ट बॉलर आपका वीक हो जाता है। तो जब उसमें पावर आती है, उसमें स्ट्रेंथनिंग आती है, जो आपने अभी एक पॉइंट कहा कि लीथल हो रहा है, तो वो उस कारण है कि आपके जब आप कंप्लीट आप रेस्ट करके आपको पता है कि सिर्फ 4 ओवर घेरने हैं, तो वो पावर आपके अंदर इनबिल्ट स्टार्ट होने लग जाती है और आपकी स्ट्रेंथ बॉडी और ज्यादा करने लग जाती है। और यही चीज आप सेम चीज प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी बोलोगे कि आशीष नेहरा फैक्टर वहां पर भी देखने को मिल रहा है, बिकॉज प्रसिद्ध कृष्णा भी बहुत लीथल लग रहे हैं इस वक्त पे। और आशीष नेहरा उनके साथ जो भी फास्ट बॉलर काम करता है, हमने देखा है कि यार कुछ अलग करके आता है, चाहे वो पहले मोहम्मद शामी रहे हो, या फिर अभी आप उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा को देख लो, या फिर अब हम सिराज की बात कर ही रहे थे। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है प्रसिद्ध कृष्णा हो या फिर और कोई एक्स वाई इन्वॉल्व हुए हो, आशु भैया का सिंपल सा फंडा रहता है कि जो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव लगता है, और मैं खुद भी जितने भी बॉलर्स अगर आके पूछते हैं तो मैं ये कहता हूँ यार बेसिक्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको गुड लेंथ एरिया एक पहले पता होना चाहिए कितने मीटर का होता है, कौन सा आप फॉर्मेट खेल रहे हो, उस मीटर पे बॉल डालना वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज की जो थंब रूल रहता है उनका, जो और जो क्रिकेट एज अ बॉलर मेरे को पता है कि लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ कैन बी वेरी फास्ट ओके, बॉलर के लिए, कि लाइन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर सिद्धार्थ आपकी भाई, लाइन, हाँ, ये जो गुड लेंथ की आपने बात की, तो सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, कि गुड लेंथ के जो मीटर्स आप कह रहे हो कि इतने इतने मीटर्स पे होता है, कितना डिफरेंस पड़ जाता है 1 मीटर आगे पीछे डालने से? और क्या आइडियल लेंथ होती है अगर आप T20 में डाल रहे हो, अगर टेस्ट में डाल रहे हो, और ओडीआई के लिए अगर आप डाल रहे हो, तो क्या कितना डिफरेंस आ जाता है उसमें? जैसे कहीं की बारी स्विंग हो रहा होता है बॉल, जैसे कल आपने देखा होगा शुभमन गिल ऊपर की बॉल पे ऊपर था बॉल, थोड़ा सीम हुआ और कट होके वो, उसको लगा ड्राइविंग लेंथ है, पर वो बोल्ड हो गए। हम्म। पर वही बॉल वो जब उस साइज सुदर्शन को डाल रहा था लेफ्टी को, वो बैक ऑफ लेंथ हो रही थी और वो बीटन हो रहा था। हम्म। अगर वही बॉल उसने थोड़ी ऊपर डाली होती लेफ्टी को, तो वही कॉट बिहाइंड होके या फिर सेकंड स्लिप पे आउट होता, या शॉर्ट थर्ड मैन जो रखा हुआ था स्लिप टाइप से वहां पे आउट हो जाता। क्योंकि जब आपको बॉल दिखता है कि हल्का सा ऊपर है, तो बैट्समैन का टेंटेटिव रहता है बैट फेंकने का, तो हम्म। वो चीज होती है। टिल द टाइम इट्स अ बिट ऑफ शॉट, तो वो बीट हो जाएगा, या फिर कभी वेल बोर्ड, वो देखने के लिए बहुत अच्छी लगेगी बॉल, कि वाओ क्या बॉल डाला यार, क्या कैरी हुआ पीछे तक कीपर तक। तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। तो वो जो 5 से 6 मीटर है वो टेस्ट मैच लेंथ है, जहां पे शुभमन गिल आउट हुए टेस्ट मैच लेंथ। क्योंकि T20 आप खेल रहे हो तो आपका ऑल्टर हो जाता है 6 से 7 मीटर, फिर आप वनडे खेलते हो तो फिर वो 6 से 8 मीटर के बीच में वेरी होता है, जहां पे आप लेंथ बॉल हिट करते हो या बाउंसर हिट करते हो, वो सारी चीजें हो जाती है। तो आप देखोगे कि लेंथ वेरी होता रहता है। पर T20 में क्या रहता है, उसका माइंडसेट ये रहता है एज अ बॉलर कि यार मेरे को मार ना पिट जाए, यार मेरे को चौका ना लग जाए। कई की बार क्या होता है, अच्छी बॉल गिरी होती है, वो शॉट मारता है टॉप एज से छक्का हो जाता है, तो बैट्स बॉलर के माइंड में ये हो जाता है हल्का सा पीछे खींच लेता हूँ। पर हम्म। वहीं पे अगर बॉलर जो बेसिक स्ट्रॉन्ग करके आया होगा, जैसे मोहम्मद शामी है या कुछ है, आपने देखा मोहम्मद शामी को कई की बारी सामने से ऊपर से छक्का बच जाता है या फिर हम्म। कुछ लग जाता है, या भुवनेश्वर कुमार को देखा होगा सामने से छक्का लग जाता है, नेक्स्ट बॉल फिर दोबारा वो वहीं पे फेंकने की कोशिश करते हैं और उस रिजल्ट में उनको विकेट मिल जाती है। क्योंकि उनको पता होता है कि बेसिक्स हल्का सा ऑल्टर हुआ है मेरा लेंथ, पर अगर मैंने उसको वहीं पे फिर दोबारा अच्छे एरिया में फेंका जहां पे विकेट टेकिंग होता है, जो 5 से 6 मीटर है टेस्ट मैच लेंथ पे, तो डेफिनेटली बॉल कुछ हरकत करेगी और आपको विकेट मिलेगी। जो एग्जांपल एक और दे सकता हूँ, जैसे शुभमन गिल ने छक्का मारा था अपना भुवनेश्वर कुमार को ओवर द टॉप, एंड नेक्स्ट बॉल फिर दोबारा वो वहां मारने लगे, एज लगा और थर्ड मैन पे आउट हो गए थे वो। हम्म। तो दैट्स द रिजल्ट हाउ द बॉलर्स आर डूइंग देयर बेसिक टू मच। तो आप ये हम्म। पुराने जितने भी खिलाड़ी है, जितने भी पिछले 10 साल से खेल चुके आईपीएल या फिर टेस्ट मैच क्रिकेट और वनडे क्रिकेट हिंदुस्तान के लिए, वो बॉलर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा अपने बेसिक को ज्यादा हिट करने को करेंगे। आप उसको भी दे सकते हो, बोल्ट को देख सकते हो, वो ट्राई करते हैं जितना हो सके आगे बॉल घेरने का, हालांकि उनके पास स्पेस है, पर वो ट्राई करते हैं कि मैं उसी चीज पे अपने आप को बिल्डअप करके विकेट लूं। और एक बिल्कुल। चीज और,
एक और मेरा वो था इसी के अंदर फॉलोअप क्वेश्चन कि ईशांत शर्मा भी हम देख रहे हैं कि 140 क्लॉक कर रहे हैं इस वक्त पे, और 36 की एज पर आके भी कंसिस्टेंटली 140 क्लॉक करना हम इंडियन बॉलर्स के अंदर बहुत कम देखते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एज फैक्टर आता है, प्लस हमारा इंडियन जो कह सकते हो कि 140 क्लॉक करते हो बहुत रेयर साइड दिखती है, और वो भी ईशांत शर्मा जिनको हमने 130s में देखा था रिसेंटली, मतलब पहले के टाइम में, बट अब जो है वो वापस इस एज में आते हुए 140 क्लॉक कर रहे हैं। व्हाट आर द थिंग्स विच ही इज डूइंग राइट, और कितना और मुश्किल होगा इस वक्त पे एज अ फास्ट बॉलर उस चीज को करना, और इतने इफेक्टिव अभी भी लग रहे हैं? मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है यार, कि अपनी बॉडी को आप एक पैटर्न से आप करते जाएंगे मेहनत, अपने आप की क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं हो रही जैसे पहले होती थी, तो आपको आपकी बॉडी पे डी स्ट्रेस कम है। सबसे बड़ी चीज कि आप इतने साल से खेलते आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, लगातार खेलते रहते हैं, तो आपकी बॉडी डी स्ट्रेस भी होती है, आपकी ब्रेक डाउन भी होती है, तो डेफिनेटली कभी निगल्स होते हैं, कभी कुछ होते हैं। अब ईशान पाजी सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल से वनडे क्रिकेट खेलते हैं, और मे बी टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं कभी कभार, पर T20 वो खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, और इंटरनेशनल तो खेल ही नहीं रहे जो पूरे साल होती है। तो आपके पास 12 महीने है, 12 महीने में से आप सिर्फ 2 महीने क्रिकेट खेल रहे हैं, ये वाली डोमेस्टिक क्रिकेट 2 महीने भी नहीं, 1 महीना ही चलती है, 1 महीना, तब भी आपके पास 11 महीने पड़े हुए हैं अपनी बॉडी को रीगेन करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, या आपको कुछ पेस बढ़ानी है या कुछ करना है, आपको वो चीज मिल रही है आपको काम करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि ईशान भैया जरूरी नहीं कि मतलब वो 35 साल के हो गए तो वो नहीं कर सकते। आप रॉजर फेडरर को देख लियो, वो कितने साल खेले। आप अभी जोकोविच को देख लो, वो कहता है कि 35 इज न्यू 25। सो वो एक पैटर्न है, एक माइंडसेट है, जो अभी थोड़ी देर बाद हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पे आंसर दिया, मेंटल हेल्थ। इफ माई सबकॉन्शियस माइंड विल से कीप ऑन हॉन्टिंग कि मैं 35 का हो गया, मैं 36 का हो गया, मैं 37 का हो गया, तो मेरी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगी। जब मैं अपने माइंड सेट को ये दे दूंगा, आई एम यंग, आई कैन डू एवरीथिंग, बट आई हैव टू वॉच आउट कि किस चीज में कितना जोर लगाना है, किस चीज में कितना जोर नहीं लगाना, तो अपने आप बॉडी आपकी रिएक्ट करेगी। जैसे एक सिंपल सा जवाब होता है कि बच्चा जब स्कूल जा रहा होता है, सुबह जब उठना होता है तो बहुत नखरे करता है कि नहीं मेरे को नहीं जाना। वो माइंड में, क्योंकि रात को सोने से पहले ये होता है कि कल मेरे को स्कूल जाना है, माँ बाप भी बोलते हैं कल स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, आपने उठना है बहुत छुट्टियों के बाद। पर कट टू जिस दिन छुट्टियां स्टार्ट होती है उस दिन वो उसी टाइम पे जल्दी उठ के अपने आप सारी चीजें करने लग जाता है। तो वो क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता है कि मेरे को ये बर्डन है कि मेरे को पढ़ाई करने जाना है, मेरे को ये करने जाना है, मेरे को वो करने जाना है, और जहां पे आपको पता है कि कल हॉलीडेज है कल से, तो मेरे माइंड में से वो चीज निकल गई, अब मेरे को क्या करना है कि एंजॉयमेंट है। तो वो चीज बहुत जरूरी है कि एज अ हेल्दी माइंड बहुत जरूरी है। जो सबसे पहला क्वेश्चन हुआ कि मेंटल हेल्थ, तो मेरे हिसाब से ईशान पाजी सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, प्लस उनकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, प्लस उनको इतने ज्यादा मैचेस नहीं खेलने पड़ रहे जितने पहले वो पूरे कैरियर में खेलते थे। तो उनकी बॉडी उस चीज को डोपामिन होता है एक बॉडी में, वो अच्छे रिस्पॉन्स दे रहा है हर बारी, तो इसलिए वो 140 क्लिक कर रहे हैं हर बारी। बिल्कुल सही बात। ये बहुत मेरिट सा एक क्वेश्चन आया है समीर का, और ये पूछ रहे हैं कि सिद्धार्थ कौल अगर इस टाइम सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में होते तो एज अ बॉलर वो क्या चेंज करने के लिए सोचते हैं, और एज अ बॉलर एज अ टीममेट वो अपने कैप्टन को क्या सजेशन देते हैं जिससे टीम थोड़ा बेटर कम बैक कर पाती? पहले तो मैं थैंक यू सो मच, रोहित भाई ने दिया है, किसने करा है क्वेश्चन? समीर भाई का क्वेश्चन आया मेरठ समीर से। भाई, समीर भाई थैंक यू सो मच कि मेरे को आपने टीम में इंक्लूड करा। और मैं अगर होता तो मैं एडवाइस तो नहीं, इफ आई विल बी अ मेन बॉलर देन आई कैन गिव अ एडवाइस टू समवन। पर अगर मेन बॉलर नहीं हूं तो मतलब मेन बॉलर इन द सेंस द इन सीनियर्स आई एम नॉट देयर, तो मेरा ये मानना है कि राइट बॉलर राइट टाइम पे यूज करना, वो बॉलर कैप्टन का बहुत इन्वॉल्व हो जाता है। पर जो उनकी स्ट्रगल हो रही है, आई नो जो समीर भाई क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस इतनी हार हो चुकी है सनराइजर की,
उस कारण वो क्वेश्चन कर रहे हैं। पर आप ये देखोगे कि जो भी वो हारे अपने घर में जाके, वो उनकी प्लेटफॉर्म नहीं है, उनकी विकेट ही नहीं वैसे बिहेव करती। उनकी विकेट होती है फ्लैट, रेडी टू बेल्ट, वो विकेट पे होती है, एक पेस होती है, एक बाउंस होता है, एक वो होता है। अब क्या हो रहा है, डबल पेस पे चल रही है उनकी विकेट, तो उसी कारण समझ नहीं पा रहे कि क्या खेलना चाहिए और कैसे खेलना चाहिए, वो चीज हो रही है। और बॉलर्स का जो सजेशन है, मैं तो यही दूंगा कि जो आपके पास स्लॉग ओवर्स के बॉलर्स है, उनको स्लॉग्स में ही यूज किया जाए, और जो आपके 1 से लेकर 6 ओवर के जो बॉलर्स है, उनको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि स्विंग बॉलर लगाने हैं या फिर सीम बॉलर लगाने हैं, या फिर चेंज ऑफ पेस जो बहुत अच्छी करते हैं वो बॉलर लगाने हैं। आप पैटर्न देखोगे कई बॉलर्स का, जो मेरे को आरआर में बहुत अच्छा दिखा, कि इतने सालों से संदीप शर्मा नई बॉल से बॉल डालता था, पर आरआर का क्लियर फंडा ये है कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस बॉलर कोई नहीं है हमारी टीम में एज अ डोमेस्टिक बॉलर, और a good bowler who can bowl in all three part of the scenario, कि पहले 6 में भी, फिर मिडल के में भी, और एंड में भी। तो सैंडी एक चीज कर सकता है, क्योंकि वो नई बॉल से बॉल डालते थे, तो उसको वो हटा के उन्होंने जो डिफिकल्ट ओवर होते हैं 4 5 6, जिसमें प्रोग्रेस करती है टीम की हिटिंग करने के लिए, तो वो एक ओवर डालते हैं उसमें। फिर मिडल पार्ट में आके अगर उनको विकेट चाहिए होती है या फिर रन बहुत ज्यादा लीक हो रहे थे, तो वहां पे आके स्टॉप लगाता है सैंडी। फिर तो स्लॉग के एंड में है ही है। तो ये चीज पैटर्न मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपने जो कहते हैं ना, एक बॉक्स को फिट इन करने की, किस बॉलर को कब यूज करना है, वो चीज बहुत अच्छी तरह उन्होंने आरआर ने करी। तो मैं ये चाहूंगा कि जो सनराइजर के कैप्टन है कमिंग्स, वो चीज, और जो कोच है, और मे बी डोमेस्टिक प्लेयर्स जो सीनियर्स है, उनको मीटिंग करके एक डिसाइड करना चाहिए किस पैटर्न में किस बॉलर का ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो कह सकते हैं कि एज अ फैन, एज अ प्लेयर, एज अ व्यूअर, अभी तक एसआरएच ने डिसअपॉइंट किया है अभी 5 मैचेस में। डिसपॉइंट तो नहीं कह सकते यार, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तब होती है कि जब दूसरी टीम 200 कुछ रन बना रही है और आप 100 पे ऑल आउट हो जा रहे हो, या फिर आप 100 पे रन बना रहे हो, दूसरी टीम 6 ओवर में चेस करके चले जाती है, दैट आई कैन से डिसअपॉइंटमेंट। पर जब पिच जो है, जो वो चाहते हैं वो नहीं वैसा रिस्पॉन्स कर रही, तो फिर बंदे के थोड़े क्या होता है कि जो आपका प्लान होता है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, फिर उसके ऊपर नहीं, क्योंकि जो नेचर ऑफ द पिच है वो हमारे हाथ में नहीं है। सिंपल सी बात है, एक इंसान है जो बना रहा है वो पिच, कई की बारी वो बहुत मेहनत करके बनाता है तो वो राइट वे में चलती जाती है, कई की बारी बहुत ज्यादा मेहनत करता है वो कई की बारी नहीं हो पाती। तो इट डजंट मीन कि मतलब यार कि डिसअपॉइंट कर रहा है सनराइजर ने, पर अभी भी पिक्चर बहुत बड़ी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जैसे शाहरुख खान कहते हैं, तो इट्स नॉट नेवर एंडिंग। तो अभी भी वो अगर आने वाले फ्यूचर के जितने भी मैचेस अपने ग्राउंड में है वो जीतते हैं, और एक आधा मैच बाहर जाके जीतते हैं, तो दे विल क्वालिफाई। सिद्धार्थ भाई ने मेरा अगला सवाल भी जो था कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल क्या चल रही थी सनराइजर्स हैदराबाद की इस चीज में, वो आंसर ऑलरेडी कर ही दिया। विनम्र, तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो वो है कबीर का नोएडा से, जो पूछ रहे हैं कि विच प्लेयर इन योर ओपिनियन डिजर्व्स अ नेशनल कॉल अप बेस्ड ऑन हिज आईपीएल सीजन सो फार। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको लग रहा है कि यार इसको नेशनल कॉल अप अब आ जाना चाहिए, इस बेसिस पे कि अभी आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर लिया? मेरे हिसाब से जो परफॉर्म करते हैं उनको सबको ही नेशनल कॉल हुई हुई है। कोई टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, कोई वनडे खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है अपने इंडिया के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी इट्स टू से दैट कि यार कि इस प्लेयर को डेफिनेटली नेशनल कॉल हो जाने चाहिए, या इस प्लेयर को डिपेंडिंग ऑन करंट आईपीएल परफॉर्मेंस, आई डोंट फील लाइक 5 गेमों में यू कैन जज एंड टेल दैट दिस प्लेयर इज रेडी फॉर टीम इंडिया और समथिंग, और दिस प्लेस इज एम्प्टी, ही कैन कम इनटू फिक्स्ड इट। पर आई फील लाइक देयर विल बी अ मोर प्लेयर्स इन फ्यूचर हु कैन बी पिक्ड फॉर इंडियन टीम। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आने वाले फ्यूचर के लिए
10 साल या 15 साल के लिए एक टीम खड़ी हो सकती है। इतना अच्छा हमारे पास यूथ में जो यंगस्टर्स और यूथ की बात करते हैं कि प्लेयर्स आ रहे हैं कि जो हर प्लेटफॉर्म में फिक्स हो सकते हैं। पर ये एक अकेला फॉर्मेट है T20, पर दो और फॉर्मेट्स होते हैं, टेस्ट क्रिकेट और वनडे, जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले जाते हैं। उसकी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं हम बड़ा करेंगे और नहीं हम सोचेंगे कि यार यहाँ से हमें प्लेयर पिक करने चाहिए, तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा उस चीज का। मेरा ये मानना है कि हम सिर्फ आईपीएल में देखें कि आईपीएल में आके आप मार देते हो, आप ये कर देते हो, पर इंटरनेशनल जब क्रिकेट खेलोगे तो वहां पे 5 इंटरनेशनल बॉलर होंगे, या 5 मतलब हर इंटरनेशनल बैट्समैन के पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, कोई 2-3 साल से परफॉर्म करता हो रहा होगा या बहुत तगड़ा परफॉर्मर कर रहा होगा, तो आप उनके साथ कम्पिटेट करोगे। यहाँ पे क्या है कि कुछ डोमेस्टिक प्लेयर को आप फेस कर चुके हो, आप उसको बैटिंग कर लोगे, उसको रन बना दोगे, और जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो 1-2 ओवर डाल के निकल जाता है, तो आप सबसे साइड कर सकते हो। एज अ बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, और एज अ बॉलर डोमेस्टिक बैट्समैन को आप बॉल डाल के निकल सकते हो। पर व्हेन इट्स कम टू इंटरनेशनल क्रिकेट, इट विल बी, एवरीवन विल बी बेस्ट, क्योंकि हर कंट्री चाहती है हमारा वन ऑफ द बेस्ट निकले प्लेयर। तो उधर क्या होगा कि आपके पास 10 साल का कोई एक्सपीरियंस प्लेयर होगा, कोई 5 साल का एक्सपीरियंस प्लेयर होगा, कोई पिछले 4 सीजन से मतलब जितने भी टूर्नामेंट खेला उसमें परफॉर्म करता आ रहा होगा एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन। तो वो चीजें बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी सिलेक्टर्स होते हैं या कुछ होते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट शुड बी गेट हायर सो दैट वी कैन गेट पिक फ्रॉम दोज, कि मतलब वहां से प्लेयर पिक हो जो परफॉर्म करते आ रहे हैं पिछले, कि 10 टॉप 20 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, टॉप 20 स्पिनर्स होने चाहिए जिन्होंने विकेट लिए, टॉप 20 बैट्समैन होने चाहिए, उनमें से प्लेयर निकालने चाहिए, और फिर कुछ प्लेयर उसमें से ऐसे पिक होने चाहिए जो 60 बच्चे हो चुके हैं, वो तो अलग है। मैं तो चाहूंगा कि एक एक्स फैक्टर्स दिखते हैं आपको एज अ व्यूअर, एज अ सिलेक्टर, कि यार इस प्लेयर में एक्स फैक्टर है, ये हिंदुस्तान खेल सकता है, उनको भी पिक करा जाए। उन लड़कों की मेरे हिसाब से कोई ट्रॉफी होनी चाहिए वनडे या फिर डेज की, जिसमें से आप खिला सको। जैसे वनडे के लिए मेरे ख्याल से देवधर ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी, सॉरी देवधर ट्रॉफी होती है, दिलीप ट्रॉफी डेज के लिए होती है, तो ये पिक होते हैं। पर मेरा ये मानना है कि जो टॉप 20 प्लेयर्स फास्ट बॉलर्स होते हैं या स्पिनर्स होते हैं और बैट्समैन होने चाहिए, वो भी पिक होने चाहिए। ज्यादातर हम जो हमें बहुत ज्यादा आइस को पसंद आते हैं या फिर कुछ आते हैं, वो लोग पिक होते हैं। मेरे हिसाब से जो 20 लड़के टॉप परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 5-10 साल में, वो लड़कों को भी पिक करना बहुत जरूरी होता है। सिद्धार्थ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिमांशु, पटना। जी। पटना से क्वेश्चन आया है और ये पूछ रहा है कि व्हाट चेंजेस डू यू थिंक सीएसके कैन डू टू कैच अप इन दिस टूर्नामेंट? दे हैव ट्राइड 17 प्लेयर्स इन 5 मैचेस एंड सो मेनी कॉम्बिनेशंस। और ये है तो मैटर ऑफ कंसर्न सिद्धार्थ भाई, बिकॉज सीएसके ऐसी टीम है जिसके पास मतलब हम देखते नहीं है कि इतने चेंजेस इतनी जल्दी कर देती है। बहुत लिमिटेड चेंजेस करते हैं वो, बट इस बार हम देख रहे हैं कि 17 चेंजेस एज ही मेंशन्ड कि कर चुके हैं। मेरे को लगा ही था सीएसके का क्वेश्चन होगा, पटना से है, माही भाई की जगह से। तो मतलब मेरे को सबसे बड़ी चीज यार ये लगती है कि इतने चेंजेस तभी होते हैं जब यू आर नॉट सर्टेन अबाउट योर थिंग्स, कि मतलब जो आपने सोचा था, प्लान करके आए थे कि मेरे को ये प्लेयर्स ही पिक करने हैं, मेरे को यही परफॉर्म कर मतलब यही होने चाहिए। परफॉर्मेंस आपके हाथ में नहीं है, कई बारी सरफेस डिफरेंस मिले, कई बारी उनका टॉस नहीं उनकी तरफ आया, क्योंकि सीएसके का प्लस पॉइंट क्या रहा है कि वो स्पिन पे बहुत ज्यादा खेलते हैं। आपने देखा होगा पिछले पुराने जडेजा खेलते थे, अश्विन खेलते थे, फिर उनके साथ 2-3 और स्पिनर्स जो इन्वॉल्व हो जाते थे, वो सारे सेंटरनर था। तो ये सारे प्लेयर जब होते हैं तो फिर आपको ये लगता है कि यार हमारी जो आमरी है वो स्पिनर पे बहुत डिपेंड कर रही है, रेदर देन पेसर में। जैसे दीपक चाहर थे, वो भी परफॉर्म करते थे, शार्दुल ठाकुर था, वो भी परफॉर्म करता था। तो मतलब वो चीज एक होती थी बैलेंस आउट, तब माही भाई बैलेंस आउट कर लेते थे, क्योंकि वो ज्यादातर टॉस जीत जाते थे या फिर
कभी कभार हारते थे फिर भी वो पुल आउट कर देते थे वो चीज। पर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जब से चेंज हुआ है तो इतना ज्यादा मिक्सअप नहीं हो पा रहा जो चीज उनको चाहिए, और जो विकेट बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंस हो रहा है उनके हिसाब से। क्योंकि आप देखिए कि जितने भी मैचेस लूज करे हैं उन्होंने या 40 रन या 50 रन से हो रहा है, तो दैट मीन्स उनका जो स्लॉग में जो बॉलर्स है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, या फिर वो समझ चुके हैं इनका प्लान क्या है, तो वो सारी चीजें हो रही है। पर मेरे को ऐसा लगता है CSK हैज बीन गॉन मैनी टाइम्स की, मतलब ऐसे नीचे भी गिरे हैं कुछ हुए, पर वो मेरे को फील होता है कि दे विल कम बैक एंड दे विल राइज लाइक अ फिनिक्स, आई फील लाइक। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। मैंने तो येलो कलर इसलिए पहना है कि वापस आ जाए यार, मेरी फेवरेट जी टीम भी है। बट ये क्वेश्चन आ रहा है मोहित का चंडीगढ़ से, और वो पूछ रहे हैं कि सिद्धार्थ कौल के हिसाब से आईपीएल की जी। हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन कप्तान कौन रहे हैं? सिर्फ एक नाम। रोहित शर्मा। महेंद्र सिंह धोनी नहीं है? माही भाई भी है डेफिनेटली, आई डोंट से कि माही भाई नहीं है, पर इफ यू से कि द ट्रॉफीज एंड एवरीथिंग, रोहित शर्मा हैज won more trophies than माही भाई, आई थिंक सो, बिकॉज यस। चैंपियंस ट्रॉफी 2 बार ही जीत चुके हैं वो। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी एक बार जीते, बट ओवरऑल आईपीएल की हिस्ट्री में रोहित शर्मा ने 6 बार आईपी सबसे ज्यादा। हाँ, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर इन्वॉल्व करेंगे तो फिर दैट्स अ 7। तो या आई डोंट थिंक सो कि मतलब वो चीज है। तो मैं इफ आई से प्लानिंग वाइज ऑल्सो रोहित भाइयों की बड़ी बहुत ज्यादा है। माही भाई बड़ा सिंपल रखते हैं कि ग्राउंड पे जाएंगे, ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करेंगे, रेदर देन गेटिंग इनटू टू मच ऑफ टीम मीटिंग्स एंड एवरीथिंग। रोहित भाई की टीम जो है बहुत बड़ी है कि उसमें हर चीज की एनालाइज होता है, हर चीज का प्लेटफॉर्म होता है, हर चीज के थॉट प्रोसेस होते हैं, किसको क्या करना है। पर रोहित भाई का जो मेरे को जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है, जब मैं उनके साथ भी था वो भी था, ही कम्स एंड ही टॉक्स अबाउट एवरीथिंग। जो मेरे को लगता है कि रोहित भाई का वो रहता है, और माही भाई का मेरे को ये रहता है कि वो कहते हैं कि सीखो, जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं सकते। अगर मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये चीज ऐसे होनी है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होगा, कि अगर इफ आई गेट हिट। और आप देखोगे कई प्लेयर्स जो परफॉर्म करते आ रहे हैं और जो CSK में पहले होते थे और अब किसी और डिफरेंट टीम में है, दे आर मैच्योर इनफ टू डू थिंग्स। और कई बच्चे ऐसे हैं कि जो बाकी टीमों में पहुंचे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं एज अ बैट्समैन और एज अ बॉलर, क्योंकि उनको गाइडेंस किसी को कहीं से मिली है, किसी को कहीं से मिली है। भाई भाई ये कहते हैं हमेशा कि गलतियों से सीखोगे तभी आप कुछ सीख पाओगे आगे फ्यूचर में। तो मेरे हिसाब से गलतियां सीख के ही बंदा सीखता है आगे। पर अगर बेस्ट कैप्टन की बात करें, डेफिनेटली रोहित भाई है, नो डाउट एनीथिंग अबाउट दैट। सिद्धार्थ भाई, अभी एक कॉन्वर्जेशन वायरल हुई थी अंबती रायडू और संजय बांगर जी के बीच में। वहां पे अच्छा। संजय बांगर जी ने पूछा कि रायडू से कि हम्म। आपको लगता है कि रोहित शर्मा को फील्डिंग करने के लिए, क्योंकि वो इम्पैक्ट रूम में आते हैं बैटिंग करने के लिए, फील्डिंग नहीं करते हैं, क्या ये एक फैक्टर है मुंबई इंडियंस की स्ट्रगल का कि अगर रोहित शर्मा फील्ड पे है तो वो शायद से हार्दिक पांड्या को गाइड कर पाए, सजेशन दे पाए? तो संजय बांकर जी ने बोला कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि रोहित शर्मा फील्ड पे होने चाहिए, पर अंबती रायडू जी का कहना था कि नहीं, ये हार्दिक पांड्या की टीम है और हार्दिक पांड्या को ही चलाना चाहिए, वो अपनी गलती से सीखेंगे। तो आपका क्या टेक है इस चीज पे? यार दोनों जो आंसर्स है, बड़े बड़े दिग्गज है वो दोनों, कि इतने क्रिकेट खेल चुके हैं और डेफिनेटली उनको पता है ये चीजों का आंसर। तो मेरे हिसाब से दोनों ही राइट है। पर मेरे हिसाब से मैं दोनों पे कॉन्ट्र मतलब बात कर सकता हूँ कि मेरे हिसाब से जो संजय भाई कह रहे हैं वो चीज भी राइट है, क्योंकि आप अगर बेंच पे बैठे हुए हो, आप कुछ अपनी बॉडी को वो नहीं कर रहे, हिला डुला नहीं रहे, इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, स्ट्रेट हुए आपको 10 मिनट बाद पैड अप करके आपको अंदर जाना है, आपको वार्म अप का भी नहीं इतना मौका मिलता, आप सिर्फ 2-3 बॉलें खेल के जाओगे, अगर कई बैट्समैन वो भी नहीं खेलते, तो इमीडिएटली जाना इट्स डिफरेंट। क्योंकि इमीडिएटली जाके आपकी बॉडी को उस हार्ट रेट पे बिल्डअप करना, लोगों का एटमॉस्फेयर बढ़ जाता है, सब कुछ होता है। तो डेफिनेटली वो एक एस्पेक्ट ऑफ प्लेयर एज अ वार्म अप और एज अ बॉडी टू रिएक्ट। और दूसरी चीज जो संजय भाई ने कही कि वो गाइडेंस कर सकते हैं हार्दिक को,
तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से मैं भी ये सोच रहा था कि क्यों भैया को इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर रहे हैं। अगर उस बंदे ने 6 आपको आईपीएल जिताई है, हिंदुस्तान को इतनी ट्रॉफीज जिता दी, करंट कप्तान है, सब कुछ है, तो उनकी फीडबैक इट विल बी डेफिनेटली रिवॉल्व हार्दिक पांड्या एज अ पर्सन, एज अ कैप्टन ऑल्सो। आई डोंट थिंक अबाउट कि यार कि अगर मेरे को कोई आके मेरे को एडवाइस देगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा कि मैं उसकी सुन रहा हूँ, मैं इसकी सुन रहा हूँ। मेरा ये हमेशा इंपॉर्टेंट है कि एंड ऑफ द डे मुंबई इंडियंस जीतनी चाहिए, चाहे मैं एक्स की बात सुनूं, चाहे मैं वाई की सुनूं, चाहे मैं जेड की सुनूं। मेरा इंपॉर्टेंट ये है मेरी मुंबई इंडियन टीम जीतनी चाहिए। तो मैं ये चीज में लेके नहीं चलूंगा कि यार उसकी बात सुननी चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। प्लस अब मैं राइडू भाई की बात करूं, जो उन्होंने क्वेश्चन कर आंसर दिया है कि हार्दिक को मिस्टेक से सीखना चाहिए, तो डेफिनेटली सीखना चाहिए। पर मेरा ये चीज भी है, मेरा बड़प्पन हो या फिर मेरा थॉट ये कहता है कि इफ देयर इज अ समवन हु कैन गाइड मी इन अ राइट वे और राइट थिंग, तो डेफिनेटली आई गो एंड आस्क। पर मैच खत्म होने के बाद या फिर मैच से पहले इट वोंट हेल्प मी, जब तक वो सिचुएशन मेरे सामने नहीं आएगी। मैं मिस्टेक करूंगा और मैं उसको सीखूंगा डेफिनेटली। पर अगर मेरे साथ कोई एक बंदा गाइडर होगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि यार ये वाला पाथ पे नहीं जाना मेरे को अभी, ये बाद में भी जा सकता हूँ जब मेरे पास ये हो जाएगा कि मैंने 6 गेमें जीत ली, 7 गेमें जीत ली, तो आई कैन यूज माई ब्रेन्स एंड डू थिंग्स व्हाट आई वांटेड, कि एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज भी हो सकती है। सिद्धार्थ भाई, अगला सवाल है मनीष का दिल्ली से, जो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इस सीजन टैक्टिकली सबसे बढ़िया कैप्टन आपको कौन सा लगा? बेस्ट कैप्टन टैक्टिकली सो फार। अभी आपका, आई नो अभी थोड़ा जल्दी है, 5 मैचेस ही हुए हैं हर टीम के, बट अभी तक कौन सा ऐसा कैप्टन था जो टैक्टिकली बेस्ट लगा आपको? यार मेरे को ऐसा लगता है यार शुभमन गिल बहुत बढ़िया है, क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स द मेंटालिटी ऑफ अ फास्ट बॉलर, a स्पिनर और एवरीथिंग, एज वेल ही अंडरस्टैंड हिज कोच थॉट्स। आपने देखा होगा बहुत बारी कैमरा बजा है कि कप्तान के खड़ा होता है, आशु भैया उसको बता रहे होते हैं, हार्दिक भी जब था तब भी आशु भैया उनको गाइड करते थे। तो क्या होता है कि जो रोप के बाहर होता है ना, उसको अंदर जाने का प्रेशर नहीं होता, तो वो एक 360 डिग्री पे सोच सकता है कि अच्छा ये सोच रहा है बॉलर, तो ये उसको कहते हैं कि ये नहीं करना, जो कहा है वो ही करना है। फिर कट टू ये एंगल्स पे ये फील्डर नहीं होने चाहिए, ये प्लेयर होने चाहिए, वो चीज देख लेता है। फिर कट टू अच्छा अब इस बॉलर को लगा दे, अब इसको रोक ले, वो चीज भी सोचता है। तो उसमें क्या होता है, गिव एंड टेक की बात है कि आप अभी यंग हो, यू आर लर्निंग दोज थिंग हाउ टू यूज इट। when he will be mature to understand, mature अभी भी है डेफिनेटली, इतने परफॉर्म करता आया हिंदुस्तान के लिए, आईपीएल के लिए, और अपनी जो ऑरा बनाया है वो मेच्योरिटी से ही आता है शुभमन गिल का। तो वो चीज जो आपके में कई कई बार होता है ना, कई लोगों को, जो हमने अभी क्वेश्चन करा था कि समझना जरूरी है कि मेरे को इससे फीड लूंगा तो मेरी गुजरात टाइटन जीतेगी, अगर मैं इससे फील्ड लूंगा तो ये एक्स टीम जीतेगी। तो वो चीज शुभमन गिल बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि बेस्ट टैक्टिकल्स जो है, जो वो इधर उधर से भी ग्रैब करके आ रहा है, एंड ऑफ द डे शुभमन गिल डिसीजन ले रहा है ना, कि अगर मेरे को कोई एक्स आके बोल दे कि भाई ये कर लो, और मैं वो अंदर मैं फील्ड में हूं, मैं कहता हूँ मैं मेरी मर्जी, मैं नहीं कर रहा, कोई वो तो ये नहीं है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ होगा। हाँ डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर मे बी आई विल चेंज और मे बी समथिंग हैपन, वो अलग चीज होगी, पर अंदर तो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी, हाँ उसमें 2-3 मैच मैं जीत गया तो मैं कहूंगा कि भाई मेरा सही डिसीजन है। हाँ जब हार जाओगे देन देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क कि यार व्हाई दिस नॉट, व्हाई दिस इज। तो आई फील लाइक शुभमन गिल हैव अ स्मार्ट ब्रेन, he can use the things right way, he can understand the people what they are talking about in the sense of winning GT, और वो सारी चीजें एक स्मार्ट टैक्टिकल और मे बी स्मार्ट पर्सन और मे बी हु नोज हाउ द थिंग्स कैन बी मैनेज, वो चीज शुभमन गिल में। बिल्कुल बिल्कुल।
एंड बिफोर वी रैप अप, एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पारस फ्रॉम ग्वालियर, वो पूछ रहे हैं कि साई किशोर हैज बीन ब्रिलियंट विद द बॉल एंड हिज वेरिएशंस, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हिज परफॉर्मेंस, एंड वो किस तरह से आगे जा रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से क्या है एज अ बॉलर आप देखते हो जब, या एज अ सीनियर बाहर बैठ के जैसे आप देख रहे हो? मेरे हिसाब से साई किशोर तो बहुत साल पहले उसको खेलना चाहिए था, उसको लेट मिला, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में ही हैज बीन टॉप नॉच अबाउट लेफ्ट आर्म स्पिनर इफ आई से, कि मतलब उसका नेक्स्ट लेवल है, उसका जो थॉट प्रोसेस है। हाँ, हालांकि कई मैचों में उसको रन भी पिटते होते हैं, वो बॉलर का मतलब एक वो है कि जरूरी है, जब तक मार नहीं खाओगे तब तक आप सीखोगे नहीं कि आप क्या कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है साई किशोर का अगर डोमेस्टिक करियर आप देखोगे, उसका ट्रिमेंडस रह चुका है, पर बहुत लेट स्टेज पे उसको लेट स्टेज नहीं कहूंगा, पर एक होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे होते हो, आप वेट करते रहते हो यार कब मिलेगा कब मिलेगा, और फिर आप थक हार के कहते हो ठीक है यार जब होगा तब की तब देखेंगे। तो वो चीज उसके साथ मेरे को कई बार फील होता है, साई किशोर के साथ हुई है। पर अब जब आपने देखा होगा कि ध्रुव जुरेल को किया था। ध्रुव जुरेल को पहले वो डायगोनल बॉल डाल रहा था सबको, आराम से वो सिंगल सिंगल हो रहा था, उससे बाद उसने क्या करा कि ओवर द विकेट आके मिड ऑन मिड ऊपर बुला लिया, मिड ऑफ पीछे कर लिया, उसने प्लान उसने सोचा, तो उसने वही बॉल फेंकी, पर वो वाइड फेंकी, उसको ये पता था कि ये लेफ्ट जरूर मारेगा, और स्लो फेंकी, उसने मारने गया लेफ्ट और खड़ी होगी सर पे। तो दैट्स अ स्मार्ट प्लेयर हु कैन डू थिंग्स, ही नोज आई हैव डूइंग फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट, मेरे को ये रिजल्ट मिला है, मेरे को ये परफॉर्मेंस हुई है, ये सारा कुछ हुआ है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एज अ प्लेयर आपको समझ आ जाता है कि नहीं यार मैंने ये चीजें करी हुई है और मेरे को ये रिजल्ट मिला है। तो ये भी एक ह्यूमन बीइंग है जो मिस्टेक जरूर करेगा, और मेरे को पता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो चीज एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि मेरे को 100% श्योर है जब आप श्योरिटी से करते हो तो वो एग्जीक्यूट होती है। जब आप हाफली श्योर होते हो, या फिर आपको प्रैक्टिस नहीं होती, या फिर आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं करे होते, तो आपके मन में डाउट आता है कि छक्का ना लग जाए यार, चौका ना लग जाए। तो वो जब आप सोचते हो छक्का चौका ना लग जाए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता है। पर साई किशोर ने इतने ज्यादा अपने नेट्स में या फिर अपने मैचेस में वो एग्जीक्यूट करेंगे, या क्लब क्रिकेट जो अपने तमिलनाडु से खेलते हैं उसमें एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो रिजल्ट मिला उनको। तो वो रिजल्ट उन्होंने वो ट्राई करा कि इसमें भी करते हैं, और जितने भी कमेंटेटर थे खासकर रवि शास्त्री सर, उन्होंने उस बॉल के बारे में इतना ज्यादा बोला गया कि आप अगर आपके पास वो क्लिप होगा तो आप वो कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या चीज एग्जीक्यूट करी, क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर रह चुके हैं, टॉल हाइट हाइट उनकी भी है, साई किशोर की भी वही हाइट है, तो ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट द माइंडसेट ऑफ बॉलर वाज इट। मजा आया सिद्धार्थ भाई, फिर से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर दिस डे कि हफ्ते में चलो एक बार जब जब हम आ रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं तो इतनी सारी चीजें जो दिमाग में होती है, और मोस्टली ऑडियंस के जो क्वेश्चंस होते हैं हम सबके मन में वैसे ही क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, तो ऑलमोस्ट सब चीजों के जवाब मिल जाता है हमें, और कुछ नहीं मिलते तो हम पूछ भी लेते हैं। बट जो ये आंसर्स मिलते हैं, जो ये हमारे एपिसोड के कुछ चंद मिनट होते हैं या एक घंटे के अंदर जितना हमें सीखने को मिलता है ना, वो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर इट्स द सेम फॉर ऋषित एंड विनम्र एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई, फिर से मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू, आईपीएल देखते रहते हैं, मजे करते हैं। थैंक यू। जरूर जरूर।